नमस्कार। कैरियर ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर आपके लिए मैं लेकर आया हूं यूनिट 8 फर्स्ट पेपर जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की, और यूनिट 8 जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में है। तो आज हम इसके पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे, और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। और आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि इस संडे को यानी 27 अगस्त को जो एग्जाम हो रही है एमपी सेट की, 100% 2 क्वेश्चन आज के मेरे इस वीडियो से आपको उसमें मिलने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। तो डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन में हम सबसे पहले जिस पर क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना है, और वो है हमारा स्वयं पोर्टल, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा भारत में हायर एजुकेशन के क्षेत्र में एक सबसे बड़ा डिजिटल इनिशिएटिव है, जिसे हम जानते हैं स्वयं पोर्टल या स्वयं के बारे में। तो उसको हिंदी में हम बोल सकते हैं स्वयं, और ये एक कहना चाहिए कि संक्षिप्तीकरण है। स्वयं जो है, वास्तव में स्वयं जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है, और ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये हमारा किसके बारे में है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें स्वयं में एस का मतलब क्या है, और इसमें पूरा जो डिटेल्स जो है वो क्या इसका मीनिंग निकलता है। तो स्वयं जो है वो एक कहना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिजिटल इनिशिएटिव है। इसमें एस जो है यानी स्वयं का जो एस है वो स्टैंड करता है स्टडी, है ना, और डब्ल्यू जो है वो स्टैंड करता है वेब्स, और ए स्टैंड करता है एक्टिव, और वाई एक्टिव, पूरा ये एक्टिव लर्निंग का केवल ए लिया गया है, ध्यान रखें, है ना, एक्टिव लर्निंग। और वाई स्टैंड्स फॉर द यंग, एंड ए स्टैंड्स फॉर एस्पिरिंग, है ना। मेरा उच्चारण हो सकता है गलत हो, है ना, उच्चारण पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि सही उच्चारण प्रस्तुत करूँ, है ना। फिर भी हिंदी बैकग्राउंड से आने का कहीं ना कहीं कुछ तो खामियाजा होगा, है ना। एनीवे, तो स्टडी, वेब्स, एक्टिव लर्निंग, यंग एस्पिरेंट्स माइंड्स, और इसे पूरा जब हम लिखते हैं तो इसके पूरा कंटिन्यूस में क्या बनता है, तो कंटिन्यूस में बनता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड्स। इसमें आप देखिए बस ये ऑफ और फॉर, ये 2 चीजें आपको याद करना थी। ये आपका जो है स्वयं पोर्टल के बारे में आपको ये जानकारी रखना है कि स्वयं पोर्टल क्या है। तो ये जो स्वयं पोर्टल जो है, या ये जो स्वयं जो इनिशिएटिव है, ये किसका इनिशिएटिव है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का इनिशिएटिव है, और ये डेवलप किया गया तत्कालीन समय में, जिसे हम बोलते थे MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, प्लस साथ में इसमें है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और इसमें जो टेक्निकल सपोर्ट जो मिला था वो दिया था किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट के तकनीकी सहयोग और MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और साथ में आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इनके द्वारा योगदान से जो है स्वयं का प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप किया गया। अब अगर हम बात करें कि स्वयं में क्या क्या इंक्लूड्स हैं, तो स्वयं में सबसे बड़ी जो चीज है, देखिए इसमें ऐसा नहीं कि हायर एजुकेशन ही इसमें इंक्लूड है, इसमें हायर एजुकेशन के अलावा भी अदर इंस्टीट्यूट्स इसमें आते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा अगर हम बात करें स्टार्टिंग से, तो सबसे पहले तो इसमें आता है आपका नेशनल
ओपन स्कूल सोसाइटी, नेशनल ओपन स्कूल सोसाइटी, है ना। ओपन स्कूलिंग जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में भारत जैसे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव रहा है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो स्कूल से बाहर यानी जो रेगुलर मोड की जो स्कूलिंग है उसमें नहीं पढ़ पाते, उनके लिए जो है ये एक बहुत बड़ा कहना चाहिए एक संस्थान है जो आपको बच्चों को स्कूलिंग प्रोवाइड कराता है। तो नेशनल ओपन स्कूल जो है ये सोसाइटी जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाई गई है। तो ये इसमें एक नेशनल कोऑर्डिनेटर है। ये आपका एक नंबर हुआ, है ना। दूसरे नंबर पर स्कूल ऑफ चिल्ड्रन इन क्लासेस 9 to 12, है ना। 9th से 12th, ये तो आप देखिए कि वो हैं जो कौन से बच्चे थे, आउट ऑफ स्कूल थे। तो आउट ऑफ स्कूल के लिए आपका इसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है, तो नेशनल ओपन स्कूल सोसाइटी। लेकिन ऑलरेडी जो स्कूलिंग में है, जो बच्चे रेगुलर स्कूलिंग पैटर्न में है, उनके लिए जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है वो कौन है, तो वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी नेशनल कोऑर्डिनेटर है। ये किसके लिए है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये एनसीईआरटी जो है वो आपका कोऑर्डिनेटर है। फिर अंडर ग्रेजुएट्स नॉन इंजीनियरिंग, है ना, यूजी, है ना, लेकिन कौन से, नॉन इंजीनियरिंग। तो नॉन इंजीनियरिंग जो यूजी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका नेशनल कोऑर्डिनेटर किसको बनाया गया है, कंसोर्शियम फॉर एजुकेशन, सीईसी, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो यूजी के लिए कौन है, सीईसी। और पीजी के लिए अगर हम बात करें तो पीजी के लिए, लेकिन फिर वापस यहां पर कौन से हम बात कर रहे हैं, नॉन इंजीनियरिंग की। तो नॉन इंजीनियरिंग पीजी स्टूडेंट्स या पीजी कोर्सेज के लिए जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है वो कौन है, यूजीसी है। फिर आते हैं हम इंजीनियरिंग के लिए, है ना। अब आप ध्यान रखें कि नॉन इंजीनियरिंग के लिए तो उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया है यूजी और पीजी, लेकिन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ऐसा नहीं है। तो इंजीनियरिंग के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर्स जो बनाया गया है वो किसको बनाया गया है, आईआईटी मद्रास, जिसे हम आईआईटी चेन्नई भी अब कहते हैं, है ना। तो आईआईटी मद्रास जो है वो इंजीनियरिंग के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर है। फिर आता है आपका मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए, है ना। तो मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए इसको बनाया गया है आईआईएम बेंगलोर, है ना, बेंगलुरु भी कहते हैं हम इसको, है ना। तो आईआईएम बेंगलोर जो है वो इसके लिए, बेंगलुरु भी कहते हैं, ना, ध्यान रखें, वो आप हिसाब से देख लीजिएगा। देन 8th जो है आउट ऑफ कॉलेज, देखिए ये सब क्या है, कॉलेज स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जो चाहे मैनेजमेंट्स में हो, है ना, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे नॉन इंजीनियरिंग में हो। अब जो आउट ऑफ कॉलेज है ना, किसी भी टाइप से वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स में नहीं है, तो आउट ऑफ कॉलेज के लिए जो है वो कौन है, तो आउट ऑफ कॉलेज के लिए इग्नो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नो। और टीचिंग द टीचर्स, है ना, ये सब स्टूडेंट्स ओरिएंटेड की हम बात कर रहे थे। और अब हम बात किसकी कर रहे हैं, टीचिंग द टीचर्स। तो टीचिंग द टीचर्स के लिए है NITTER, ये इसके लिए, इसके मैं अलग से सबके एब्रिविएशंस आपको एक साथ क्लियर बता दूंगा ताकि आप बार बार कंफ्यूज न हो। तो ये जो हैं ये हमारे स्वयं पोर्टल में नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो स्वयं पोर्टल के लिए जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, है ना, वो ये हैं। इसके अलावा भी कुछ और आपके आएंगे, है ना, जिसमें एक आएगा आपका NPTEL, है ना। तो इन सब के नाम के लिए मैं एक अलग से अभी शॉर्ट फॉर्म में आपको लास्ट में बताने वाला हूं, या फिर अगले वीडियो में
है ना। तो ये आपको स्वयं पोर्टल्स के बारे में ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान रखना है आपको, सबसे पहला तो ये कि स्वयं जो है वो एक डिजिटल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और स्वयं एक शॉर्ट फॉर्म है। और इसका अगर हम डिटेल्स में बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड्स। तो ये जो है इसके लिए हमारा है। अब इसका जो मेन उद्देश्य क्या है कि ई लर्निंग्स को प्रोवाइड कराना है ना। अब ई लर्निंग्स को प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से ये किया गया है ताकि हम डिजिटल कंटेंट्स जो हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकें, और साथ ही साथ इसका जो सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव है, यानी इसके पीछे जो सबसे बड़ा वो कहना चाहिए प्लेटफॉर्म है, ये क्यों बनाया गया, तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मूक्स को प्रमोट करना था, है ना। मूक्स, और मूक्स का अर्थ क्या है, तो मूक्स में एम स्टैंड्स फॉर मैसिव, है ना, ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। और ये जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस हैं, इसमें आपको कितने क्वाड्रेंट्स मुक्स के, ये क्वेश्चन बनता है। तो मुक्स में 4 क्वाड्रेंट्स हैं, देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, है ना, मुक्स में। तो जो पहला जो क्वाड्रेंट्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो क्या कवर करता है, तो उसमें होते हैं वीडियो ट्यूटोरियल्स, है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है आपका ई कंटेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो है आपका सेल्फ असेसमेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आ जाता है डिस्कशन, है ना। तो ये आपका इसमें आ जाता है डिस्कशन। तो स्वयं पोर्टल्स पर जो भी ई कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, कराए जाते हैं, तो वो आपको मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज जो है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, उसके थ्रू ये प्रोवाइड करते हैं। और इसमें 4 क्वाड्रेंट्स है ना, ये 4 क्वाड्रेंट, इस पे क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है कि 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं। तो ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, इसमें पहला क्वाड्रेंट है आपका वीडियो ट्यूटोरियल्स। तो वीडियो ट्यूटोरियल्स जो होते हैं, तो इसमें नॉर्मली जो है 20 आवर्स की एक लेक्चर सीरीज होती है, और एक लेक्चर जो होता है वो 30 मिनट से ज्यादा का नहीं होता। तो मैक्सिमम 30 मिनट्स ड्यूरेशन का एक वीडियो लेक्चर्स, और इस टाइप की 20 आवर्स के ओवरऑल वीडियो लेक्चर्स नॉर्मली प्रिपेयर किए जाते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है आपका ई कंटेंट। तो ई कंटेंट में मेनली जो है आपको रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जिसके बारे में आपको वीडियो लेक्चर से बताया गया। मतलब वीडियो लेक्चर्स के बेसिस पे, मतलब जिस पे वीडियो लेक्चर्स तैयार किए गए, उसका आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, और वो आपके कहना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट्स में हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम। अब आपने वीडियोस देख लिया, आपने कंटेंट्स देख लिया, अब बात आती है आपके सेल्फ असेसमेंट की। तो सेल्फ असेसमेंट में आपके क्विजेस होते हैं और असाइनमेंट्स होते हैं। देन फिर आपका एक होता है डिस्कशन फोरम, जिसमें पार्टिसिपेंट जो है वो अपनी क्यूरीज रेज करते हैं, पोस्ट करते हैं, और फिर ओपन फोरम पे वो सब सारी चीजें जो है वो डिस्कस की जाती हैं। तो ये जो है ये आपका स्वयं के बारे में है। तो स्वयं के बारे में सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसके जो भी कोर्सेस हैं, इसके जो भी क्रेडिट्स हैं, अभी हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया एनईपी 2020, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में बहुत सारे नए पाठ्यक्रम प्रोवाइड किए गए। तो उनके जो क्रेडिट्स हैं, वो क्रेडिट आप स्वयं पोर्टल से भी ले सकते हैं, और वो क्रेडिट्स वहां से अर्न करके आप जो है उसको डिपॉजिट करा सकते हैं अपने रेगुलर कोर्सेज के लिए। तो ये जो है आपका स्वयं पोर्टल है। तो स्वयं के बारे में आई थिंक कि आप जो है जान चुके होंगे। अब स्वयं के बाद अगला जो डिजिटल इनिशिएटिव आता है, तो नेक्स्ट जो डिजिटल इनिशिएटिव है वो है आपका स्वयं प्रभा, है ना, स्वयं प्रभा।
अब ये जो स्वयं प्रभा जो है ना, तो स्वयं प्रभा में टोटल 32 डीटीएच चैनल है, डायरेक्ट टू होम, है ना। कितने चैनल्स हैं? 32 डायरेक्ट टू होम टेलीविजन चैनल्स हैं, और ये सारे चैनल्स डेडिकेटेड है ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस, यानी शिक्षा के उद्देश्य के लिए ये डेडिकेटेड है ना। 30 अब जो है इसमें प्लस हो चुके हैं, तो आई थिंक प्रेजेंटली शायद 34 डीटीएच चैनल्स हैं। तो ये जो 34 डीटीएच चैनल्स हैं 24/7 यानी सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे ये टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग जो है वो आपका होता है। और इसके लिए जो सैटेलाइट्स है वो है आपका जी सैट। तो थ्रू द जी सेट 15 सैटेलाइट से ये सारी चीजें होती हैं, और एटलीस्ट 4 आवर्स यानी न्यूनतम जो है 4 आवर्स पर डे, है ना। और जो भी एक दिन जो होता है उसको 5 टाइम्स जो है वो रिपीट किया जाता है ना, 5 टाइम्स रिपीटेशन। तो एटलीस्ट जो आप यहाँ पर एक बार जो भी होगा वो 5 टाइम्स रिपीटेड होगा। तो ये जो है पूरा आपका स्वयं प्रभा है। तो स्वयं प्रभा चैनल क्या है या स्वयं प्रभा क्या है, तो आई थिंक कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब इसमें आपके अलग अलग जो कोर्सेस है, तो जैसा आपको बताया कि इसके लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर्स जो है वो डिफरेंट है, एक ही नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं है। तो ये हमारा सेकेंड डिजिटल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, है ना। अब नेक्स्ट जो हमारा डिजिटल इनिशिएटिव है हायर एजुकेशन में, तो वो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये हमारा नेक्स्ट डिजिटल इनिशिएटिव है ना गवर्नमेंट्स का। तो ये जो डिजिटल इनिशिएटिव है ये भी जो है किसके थ्रू स्टार्ट हुआ? एमएचआरडी। ये ध्यान रखें, मैं देखता हूं कि बहुत सारे जो अलग अलग कानाची चैनल्स हैं जो रट्टा सिस्टम पर फोकस करते हैं, वो बताते हैं इस वैज्ञानिक में था, इस सन में था। ध्यान रखें, आपको उसके पीछे नहीं पड़ना है, आपको उसके मेन जो कंटेंट है उस पे जाना है ना। तो एमएचआरडी के थ्रू ये सब हुआ था, और क्यों हुआ था? तो इसके लिए एक स्कीम है ना, जिसके तहत एक प्रोजेक्ट कह सकते हैं आप। तो ये प्रोजेक्ट का नाम था NMEICT। अंडर दिस जो है आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ था। तो ये जो है एक वर्चुअल कहना चाहिए कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम NDL भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक वर्चुअल डिपॉजिटरी है ना, जहां पर आप अपने जो है लाइब्रेरीज फैसिलिटीज जो होती हैं वो सारा आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपको ये NMEICT, तो NM तो नो डाउट जहां भी N आएगा तो 99% केसेस में नेशनल ही रहेगा, है ना। तो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू, है ना। और उसके बाद थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक कहना चाहिए एक स्कीम थी, एक इनिशिएटिव था। अंडर दैट इनिशिएटिव नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो स्टार्ट हुआ। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है नेशनल एसेट्स है ये, और यहाँ पर ये जो डिजिटल रिपोजिटरीज है ना, तो यहाँ पर ये क्या क्या कंटेंट रखता है ना। तो आपको NDL में टेक्स्ट बुक्स मिलेंगे, है ना। NDL आपको टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड कराता है। देन यहाँ पर आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, है ना। फिर आपको यहाँ पर वीडियोस भी मिलेंगे, आपको यहाँ पर ऑडियो बुक्स मिलेंगे, देन आपको यहाँ पर
PDF फॉर्मेट में, लेक्चर्स भी मिलेंगे, इन डिफरेंट आप जो भी कहना चाहिए पहलू देख सकते हैं, एस्पेक्ट देख सकते हैं, वो सब आपको NDL पर मिलेगा। तो ये था एक नया अगला इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हायर एजुकेशन की फील्ड में है। अगला जो इनिशिएटिव है वो है नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, है ना। तो ये जो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है, ये वास्तव में आपका क्या है, तो इट इज नथिंग बट, इसकी जो 5 लाइन गवर्नमेंट ने अपने उसमें कहना चाहिए लोगोज में बता रखा, वो क्या है, ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल एकेडमिक अवार्ड्स, है ना। अब यहाँ पे अवार्ड्स का मतलब कोई इनाम जीतने वाली बात आप मत सोच के चलिए। यहाँ अवार्ड से मतलब आपके सारे डिग्रीज और जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी होते हैं ना, वो सब के बारे में बात कर रहा है। तो ये एक हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एंड अगेन ये इनिशिएटिव भी किसके थ्रू होगा, तो नो डाउट एजुकेशन मिनिस्ट्री जो अब है, लेकिन पूर्व में उसको हम क्या किस नाम से जानते थे, MHRD, है ना, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ये आपको आपके सारे डिजिटल अवार्ड, आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी अवार्ड्स हैं, वो सब यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में स्टोरेज किया जाता है। तो स्टोरेज की फैसिलिटी है, और साथ ही साथ आप उन्हें जब आपकी इच्छा पड़े, जब आपको आवश्यकता है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। और जहां कहीं भी आप अगर उनको प्रोड्यूस करते हैं, आप उनको पुटअप करते हैं, तो थ्रू दिस वो वेरिफिकेशन भी उनका हो जाता है। तो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में आप अपने सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये स्टोरेज का फॉर्म हो गया डिजिटल फॉर्म में, है ना। ये सब क्या हो रहा है, आपका डिजिटल में हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है स्टोरेज हो गया। आपको जब भी रिक्वायरमेंट्स है तो आप वहां से इसको अपने लिए एक्सेस कर सकते हैं। और आपने यदि कहीं किसी को रेफर किया है कि मेरे पास ये क्वालिफिकेशंस है और मैं ऐसा ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी चीजें हैं, तो जो भी एजेंसीज हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर उनका वेरिफिकेशन भी कर सकती है। तो ये जो है इसका एक बहुत बड़ा कहना चाहिए इंफॉर्मेशन है डिजिटल। तो ये भी जो है ये, अब आप देखिए कि वो तो हमने बात की थी, तो NM है ना, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये भी किसी एक चीज के बेसिस पे आया था। और ये जो इनिशिएटिव आया था ना, डिजिटल इंडिया, एक बड़ा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का, कि डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के अंतर्गत जो है वो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जो है वो शुरुआत की गई थी। देन अगला आता है आपका ई शोध सिंधु, है ना। अब आप ध्यान दें, आपने अगर मेरे पुराने दूसरे वीडियोस अगर आपने देखे होंगे, तो वहां पर 2 इसी टाइप के शब्द और भी आए थे। एक आया था शोध गंगा, है ना, और एक आया था आपका शोध गंगोत्री, है ना। ये सब आपके कहना चाहिए थीसिस, आर्टिकल, डिसर्टेशंस, आपकी जो भी वर्क है वो सारा यहाँ पर डिपॉजिट होता है, ये इसके लिए है। तो उसी तरह से एक और अब यहाँ पर आ रहा है आपका ई शोध सिंधु। तो आप देखिए कि ये जो ई शोध सिंधु है, तो शोध गंगा और शोध गंगोत्री को जो कंट्रोल करता है या जो इन सब चीजों को देखता है, वही ई शोध सिंधु को भी देखता है। तो ये जो ई शोध सिंधु है, ये इसके लिए आपका मेन कहाँ चले जाओगे आप, तो सीधे सीधे आप चले जाओगे इनफ्लिप नेट पर। तो इनफ्लिप नेट जो है वहां पर ये सब चीजें आपको ई शोध सिंधु और ये सब अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव था ई शोध सिंधु, मर्जिंग 3 कंसोर्शिया इनिशिएटिव,
3 अलग अलग कंसोर्शिया इनिशिएटिव्स थे। तो कौन कौन से कंसोर्शिया इनिशिएटिव्स थे? तो एक तो कंसोर्शिया इनिशिएटिव आपका था यूजीसी इन्फोनेट, है ना, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम, पहला। दूसरा आपका था NLSIT, है ना। सेकंड जो था वो क्या था? NLIST, सॉरी, एनलिस्ट। और थर्ड जो था वो आपका था INDEST, INDEST एंड AICT कंसोर्शियम, AICTE कंसोर्शियम। इन तीनों को मर्ज कर दिया गया और उसको नाम दिया गया ई-शोध सिंधु, है ना। तो ई-शोध सिंधु में आपका यूजीसी इन्फोनेट है, एनलिस्ट है और साथ में है INDEST AICT का इनिशिएटिव, ये इसमें आता है। फिर आपका अगला जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो है वर्चुअल लैब, है ना। अगला जो इनिशिएटिव है वो क्या है? वर्चुअल लैब्स। तो वर्चुअल लैब्स जो है ये नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी का ही हिस्सा है, NMICT का ही एक पार्ट है। तो उसमें आपका वर्चुअल लैब आ जाता है। वर्चुअल लैब में जो है अप्रोक्सीमेट 205 वर्चुअल लैब्स हैं, है ना। और इसमें 9 इंजीनियरिंग और साइंस के डिसिप्लिन है, इन्हें 9 डिसिप्लिन्स में है, 9 डिसिप्लिन्स और 1515 एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स। और अब तक लगभग 6 लाख स्टूडेंट्स जो हैं, 6 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको एक्सेस कर चुके हैं। तो ये जो है वर्चुअल लैब्स, यहाँ पर क्या है कि प्रैक्टिकल्स को जो है वो वर्चुअल फॉर्म में करके स्टूडेंट्स देखता है या उसको दिखाया जाता है। तो ये जो है आपका वर्चुअल लैब आता है। वर्चुअल लैब के बाद अगला जो इनिशिएटिव है, नेक्स्ट डिजिटल इनिशिएटिव है, अगेन ये है आपका ई यंत्रा। अगला जो है वो क्या है? ई यंत्रा। तो ये जो ई यंत्रा है ये मेनली किसके लिए है ना? तो ये आपका जो कहना चाहिए इंजीनियरिंग, आप यंत्रा से मतलब ये मत समझना कि साधारण आपके जो लैब के इंस्ट्रूमेंट या उनकी बात कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। ये जो है मेनली क्रिएशन ऑफ रोबोटिक प्लेटफॉर्म की बात है। मतलब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है ना वो रोबोटिक्स के बारे में, यानी रोबोटिक्स के लिए डेडिकेटेड है ये। ऐसा नहीं कि आप यंत्र है तो बोले कोई सा भी यंत्र आ जाए, नहीं नहीं नहीं, मेनली रोबोटिक्स के बारे में ये बात करता है। अगेन ये भी किसके कारण आया अस्तित्व में? तो ये आया नेशनल मिशन NMEICT, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और इसके थ्रू जो है वो मोर देन 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ये आपका नेक्स्ट है ये भी। और इसमें मेनली जो है वो कौन है? IIT बॉम्बे, यानी इसकी जो नोडल एजेंसी की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि IIT बॉम्बे जो है, मुंबई जो है वो इसके लिए मेन है। फिर आता है कैंपस कनेक्टिविटी। तो अगला जो डिजिटल इनिशिएटिव है वो है आपका कैंपस कनेक्टिविटी। तो कैंपस कनेक्टिविटी ये भी इसी का हिस्सा है। किसका इनिशिएटिव है? NMEICT का हिस्सा है। तो इसमें इस मिशन का जो था वो क्या था
कि ब्रॉडबैंड कनेक्शंस है ना टू द 25 colleges and 2000 polytechnics and optical fiber connectivity 1 gigabytes per second। यानी इसमें स्टार्टिंग जो था वो तो था कहाँ से 512 kbps की स्पीड से कनेक्शन उन्होंने स्टार्ट किए और टारगेट था कि ये जो कनेक्शन है इस स्पीड्स पर जो कनेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे 20 ब्रॉडबैंड कनेक्शन। यानी बहुत बढ़िया स्कीम थी। मैं भी एक जिस कॉलेज में था वहाँ इस टाइप के हमारे पास कनेक्शंस थे और पूरी लैब बच्चे जो है इसका बड़ा कहने उनको आनंद मिलता था क्योंकि सारा वो एक्सेस कर सकते थे। तो यहाँ पर हर कॉलेज को जो है वो क्या प्रोवाइड किए जाते थे 20 ब्रॉडबैंड कनेक्शन। एक कॉलेज को 20 ब्रॉडबैंड कनेक्शंस जो है वो इस स्कीम में प्रोवाइड किए गए थे जिनकी स्पीड होती थी 512 kbps। और अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो देश की 419 यूनिवर्सिटीज में हर एक यूनिवर्सिटीज को 1 गीगाबाइट्स पर सेकेंड की स्पीड से ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया गया। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी बहुत बड़ा मिशन था एंड इसमें ये डिसाइड किया गया कि शैल बी मैड वाईफाई इनेबल्ड कैंपस। अब जो है ये जो पहले तो ये था कि थ्रू नेट के थ्रू जाना था लेकिन बाद में जब हमारे देश में डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च हुआ तो डिजिटल इंडिया मिशन ये जो 20 ब्रॉडबैंड कनेक्शन और ये सब थे ना ये थ्रू द लेंथ है लोकल एरिया नेटवर्क और उसके थ्रू थे यानी वायर कनेक्शंस के थ्रू। लेकिन डिजिटल इंडिया में ये जो कैंपस कनेक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट था इसको वायरलेस फिडिलिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया वाईफाई कनेक्टिविटी में। तो अब जो है कैंपस को वाईफाई कैंपस बनाने का इसमें किया जा रहा है। तो ये कैंपस कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। फिर आता है आपका अगला जो डिजिटल इनिशिएटिव है तो आप देखिए नाम पे मत जाइएगा कि इसका डिजिटल इनिशिएटिव से क्या लेकिन आप जब इसके डिटेल्स में जाएंगे तो टॉक टू अ टीचर ये भी एक बड़ा डिजिटल इनिशिएटिव है। टॉक टू अ टीचर तो टॉक टू अ टीचर जो है इट इज डेवलप्ड बाय द आईआईटी बॉम्बे आईआईटी मुंबई और ये भी सेम वही है। कौन सा मिशन NMEICT बहुत बड़ा मिशन था ये। तो NMEICT के थ्रू ये हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर फ्यू सिलेक्टेड ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो है वो इसमें सेलेक्ट किए गए और इन्हें जो है इन कोर्सेज में आईआईटी मुंबई के जो प्रोफेसर्स हैं या टीचर्स हम कह लें वो इसमें पढ़ाते थे। तो इनके थ्रू जो है इसमें रजिस्ट्रेशंस भी रिक्वायर्ड नहीं था। इट डजंट हैव एनी इवैल्यूएशन सर्टिफिकेशन प्रोसेस भी कुछ नहीं था है ना। द कोर्सेज आर रिकॉर्डेड लाइव इन classroom of IIT Bombay and may not reflect entire content of the course apart from the core course in engineering and computers। mainly जो था वो engineering और computers के बारे में था। the program also covers humanities and social science discipline और बाद में आते आते इसमें 80,000 टीचर्स हैव बीन ट्रेन्ड। यानी इसके थ्रू जो है 80,000 शिक्षकों को ट्रेन किया गया और ये जो है बाद में आगे चल के इसको सिंक्रोनस कर दिया गया आईआईटी बॉम्बे प्लस आईआईटी खड़गपुर आईआईटी के भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो ये जो था स्टार्टिंग तो किसके लिए हुआ था मेनली ये इंजीनियरिंग कोर्सेज और कंप्यूटर साइंस के लिए लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया और एक्सटेंड करके इसमें मानविकी के जो विषय हैं ह्यूमैनिटीज जो हैं तो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। फिर आता है अगला जो इनिशिएटिव है नेक्स्ट इनिशिएटिव है ना। तो एक स्लाइड और लेना पड़ेगी इनको है ना। तो ये न्यू स्लाइड ले लेता हूँ डुप्लीकेट कर लेता हूँ देन भी इसको हम ये
तो अगला जो हमारा इनिशिएटिव है, तो नेक्स्ट इनिशिएटिव हमारा क्या है, जैसे टॉक टू टीचर्स था ना, अगला भी लगभग इसी टाइप से मैच करता हुआ इनिशिएटिव है। तो नेक्स्ट जो इनिशिएटिव वो क्या है, आस्क अ क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट इनिशिएटिव वो क्या है, आस्क अ क्वेश्चन। तो आस्क अ क्वेश्चन जो है एक यूनिक प्लेटफॉर्म है। अगेन ये जो प्लेटफॉर्म है, इट इज आल्सो डेवलप्ड बाय द आईआईटी मुंबई। तो आईआईटी मुंबई ने इसमें, और इसमें क्या हुआ कि स्टूडेंट्स जो हैं, साइंस के स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, है ना, इंजीनियरिंग एंड साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं, वो फोन लगाकर, इंटरैक्टिव है ये, आईवीआरएस सिस्टम पे काम करता है। वहां पर आप जो है टीचर से बात कर सकते हैं, उनके सामने अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। और इसमें टाइमिंग भी उन्होंने कर दिया कि एवरी थर्सडे, है ना, प्रत्येक गुरुवार को, एवरी थर्सडे फ्रॉम 4 PM टू 5 PM, है ना। और इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए उन्होंने डिसाइड किया था। और फिर फ्राइडे के लिए बात की थी उन्होंने, तो फ्राइडे जो है वो था आपका सेम टाइमिंग, लेकिन इस दिन उन्होंने किसके लिए कर दिया, फिजिक्स के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, है ना, इसको गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट भी किया। अगला फिर आता है, नेक्स्ट आता आपका ई आचार्य, ना। नेक्स्ट डिजिटल इनिशिएटिव क्या है, ई आचार्य, है ना। तो ये जो है ई आचार्य जो है, ये एक इंटरफेस है, इन्फिलिप सेंटर ने इसको कराची डेवलप किया है, इनफ्लिप नेट ने, है ना। तो इनफ्लिप नेट, है ना। तो ये जो है एक इंटीग्रेटेड आचार्य, ई आचार्य जो है ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड ई कंटेंट, ई कंटेंट पोर्टल है ना। किसके लिए ये, जितने भी प्रोजेक्ट्स डेवलप फंडेड होंगे, किसके थ्रू फंडेड होंगे, एनएमआईसीटी के। तो एनएमआईसीटी जो है, ये भी आप देखिए कि एनएमआईसीटी बार 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 आ रहा है, तो एनएमआईसीटी तो आप बहुत अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा, है ना। हाँ, और ये जो है ना, दिस कंटेंट शैल बी अ वर्टिकल ऑफ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो था, ये उसी का और कराची फर्दर एक्सपेंशन था। तो यहां पर ये आपके थे। अगला जो आता है वो है ई कल्प। अगला जो है वो क्या है, मैं कैपिटल इसलिए लिख रहा हूं ताकि वो इसी हिसाब का ना हो, इंग में बदल देता हूं मैं, ई कल्प, है ना। तो ई कल्प जो है ये भी एनएमआईसीटी का है, लेकिन ये जो है यहां पर डिजिटल ऑनलाइन कंटेंट फॉर द प्रोग्राम्स ऑन डिजाइन, डिजाइन के बारे में, यानी जब हम डिजाइन की बात करते हैं, ई कल्पा जो है मेनली किसके लिए है, डिजाइन्स के लिए, प्रोग्राम्स ऑन डिजाइन, है ना। क्राफ्ट सेक्टर जिसमें शामिल है, क्राफ्ट सेक्टर भी इसमें शामिल है ना। और ये भी किसका हिस्सा आपका, ये भी इनिशिएटिव किसने लिया था, एनएमईसीटी ने, ना। फिर है अगला जो है वो आपका नेक्स्ट आता है ये डिजिटल इनिशिएटिव में, देन इसका नाम है फोसे, है ना, FOSSE। तो ये जो FOSSE, फोस, तो ये जो टूल्स जो है ये एक्चुअल में फ्री सॉफ्टवेयर्स के लिए है ना। सॉफ्ट मतलब किसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है ना। तो इसको हम ये कह सकते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर
एजुकेशन। ये आपका स्टूडेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स कराना है। तो ये जो है आईआईटी मुंबई ने, अब देखिए फ्री एंड ओपन सोर्स, ओपन आपने देखा होगा कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको पे करना होता है और कुछ जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। तो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल करा सके, इसके लिए जो है ये प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप किया गया था। और ये डेवलपमेंट किसने किया था? ये डेवलपमेंट हुआ था आईआईटी मुंबई। मैं इस पर लिंक भी देता हूं, आईआईटी मुंबई। देन इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो है वो है ई विद्वान, है ना। अगला जो इनिशिएटिव है वो क्या है आपका? ई विद्वान। तो ये जो ई विद्वान है, एक्सपर्ट डेटाबेस ऑफ नेशनल रिसर्चर्स नेटवर्क, है ना। यहां पर ये क्या है? ये एक कह सकते हैं हम कि प्रीमियर डेटाबेस है ना, डेटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स of scientists or researchers and other faculty members जो लीडिंग इंस्टीट्यूट्स में हैं और साथ ही साथ जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं R&D में, है ना। तो इन सब का एक डेटाबेस है और वो डेटाबेस का नाम क्या है? ई विद्वान। तो ये जो ई विद्वान जो है इसके पीछे कौन है? तो इसके पीछे है इनफ्लिपनेट। तो ये थ्रू द ई विद्वान। तो यहां पर आपको जो है भारत के जो कहना चाहिए बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, वेल नोन इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां की जो फैकल्टीज हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो R&D में इंगेज्ड हैं, उन सब का प्रोफाइल यहाँ पर अवेलेबल है और उसके थ्रू जो है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक नेटवर्क है, तो ये नेटवर्क बहुत काम का है यहाँ। इसके बाद आता है आपका सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब चीजें, लेकिन बड़ा जो है बड़े एक इनिशिएटिव्स की बात कर दो। अब जो हम संस्थान की बात करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट है ना। ये क्वालिटी से जुड़े हुए हैं, तो कहीं भी किसी भी एंगल में आप इनको फिट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये NIRF बहुत बड़ा कहना चाहिए है ये। और इससे कॉलेजों की, यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग डिसाइड की जाती है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं और उन क्राइटेरियाज को कोई भी इंस्टीट्यूट कितना फुलफिल करता है उसकी बेसिस पे जो है वो स्टार्ट किया, उसको रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। और ये स्टार्ट किया था 2015 में, 2015 में। तो NIRF जो है ना, इससे इंस्टीट्यूट्स को जो है उसका एक स्टेटस मेंटेन किया जाता है। मतलब आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि ये इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग के बारे में बात करते हैं। उसके बाद आता है इसी टाइप से, देखिए ये इसका डिजिटल बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि इसमें डिजिटल बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं इसलिए हम उसको पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, अगला आता है रूसा, है ना। तो रूसा ये शॉर्ट फॉर्म है और ये शॉर्ट फॉर्म किस चीज़ का है? तो ये शॉर्ट फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर, है ना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसका मुख्य उद्देश्य जो है
वो था कि हम कैसे जीईआर को, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जीईआर, है ना, जीईआर कैसे बढ़ाया जाए, इंस्टीट्यूट्स में क्या कमियां हैं, है ना, शॉर्टकमिंग्स क्या क्या हैं, और उन शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम कैसे किया जाए, ये इसके उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जो है आपका जो रूसा प्रोजेक्ट आया। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ओवरऑल क्वालिटी जो है इंस्टीट्यूट की उसको सुधारना, ये आपका रूसा के अंतर्गत। तो इसी में ये जितने भी अभी हमने ऊपर प्रोजेक्ट की बात की ना, चाहे वो लैब सेटअप की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, या और कोई, तो उन सब के लिए फंडिंग कहाँ से आएगा? उन सब के लिए फंडिंग आएगा रूसा से। तो रूसा के थ्रू ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद आता है आपका, है ना, और भी ऐसे अलग अलग हैं, लेकिन समय के साथ साथ चीजें हैं वो हमारा हो जाएगा। तो अगले जो भी, ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अभी डेप्थ में जाना चाहिए। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, आपको उन्हीं पे फोकस कर लेना है। तो आई थिंक कि ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं आपको कुछ फुल फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।